हेलो एवरीवन, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो प्रैक्टिस पेपर 1 पब्लिश किया गया है उसका बिजनेस स्टडीज़ में हिंदी मीडियम में हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस पेपर 1 उसे डिस्कस करने से पहले मार्किंग स्कीम देखते हैं कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं 34, जिसमें कि 1 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे 1 नंबर के होते हैं। 21 से लेकर 24 तक जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। 25 से लेकर 30 तक जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। और 31 से लेकर 34 तक, 31 से लेकर 34 तक जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 6 मार्क्स ईच, एंड द टोटल कम्स आउट टू 80। एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। डैश से तात्पर्य उत्तरदायित्व और अधिकारों को दूसरों को सुपुर्द करना है। वो क्या होता है जिसमें हम उत्तरदायित्व और अधिकार दूसरों को सौंपते हैं और काम करने के लिए जिम्मेदारी सौंपते हैं उस काम से संबंधित। तो विकेंद्रीकरण होता है, अधिकार अंतरण होता है, पर्यवेक्षण होता है या निर्देशन होता है। केवल एक स्तर की बात की जा रही है, तो इसमें से A B C D में से क्या आंसर है इसका? अधिकार अंतरण। सेकंड पॉइंट, व्यावसायिक पर्यावरण अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है। व्यावसायिक पर्यावरण की कौन सी विशेषता है? अलग अलग विशेषताएं हमने पढ़ी थी व्यावसायिक पर्यावरण की। इसका आंसर है तुलनात्मक, क्योंकि एक देश का व्यावसायिक पर्यावरण दूसरे देश के व्यावसायिक पर्यावरण से भिन्न होता है। थर्ड क्वेश्चन, प्रबंधकीय नियंत्रण के उस महत्वपूर्ण सिद्धांत को पहचानिए जो यह कहता है कि केवल वही महत्वपूर्ण विचलन प्रबंध को सूचित किए जाने चाहिए जो कि अनुमति देने की सीमा से बाहर है, एक लिमिट से बाहर है, तभी उनको कंट्रोल करने की जरूरत है और इन्फॉर्म करने की जरूरत है। इन चारों में से क्या आंसर है उसका? अभी आप खुद ही आंसर दोगे जब ये डिस्कस करेंगे। क्या लिखा था हमने जब हमने नियंत्रण प्रक्रिया वाले नोट्स डिस्कस किए थे अपनी वीडियो में, कि इसलिए केवल उन्हीं महत्वपूर्ण विचलनों को रोकने का प्रयास करना चाहिए और प्रबंधकों को सूचित करना चाहिए जो कि एक निश्चित सीमा से बाहर है। इसमें हमने मजदूरी लागत के बारे में डिस्कस किया था। 2% से ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, लेकिन 2% से मतलब 2% है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 2% से ज़्यादा है तो हमें प्रबंध को सूचित करना पड़ता है। क्या आंसर है इसका? अपवाद द्वारा प्रबंध। सो थर्ड का ए पार्ट, अपवाद द्वारा प्रबंध इसका आंसर है। फोर्थ पॉइंट, इनमें से क्या आर्थिक पर्यावरण का घटक नहीं है? इसका आंसर देने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए आर्थिक पर्यावरण के घटक में क्या क्या पढ़ा था हमने। ये सब पढ़े थे हमने, ब्याज की दर, मूल्य वृद्धि दर, शेयर बाजार सूचकांक, व्यय योग्य आय या रुपए का मूल्य। मनी से रिलेटेड सारी चीजें हमारी आर्थिक उसमें आती हैं। क्या क्या ऑप्शंस हमें यहाँ पर दे रखी है? जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, अर्थव्यवस्था, जीडीपी हमारा यहाँ पर आ जाएगा, अर्थव्यवस्था की मुद्रा की पूर्ति हमारी यहाँ आ जाएगी, देश का संविधान, जरा देखें हमारा देश का संविधान कहाँ पर लिखा हुआ है? राजनीतिक वातावरण में, इसलिए इसमें से कौन सा हमारा आर्थिक पर्यावरण का घटक नहीं है? देश का संविधान। फिफ्थ पॉइंट, अधिकार अंतरण के संबंध में इसमें से क्या सही नहीं है? यानी कि अधिकार अंतरण के महत्वों के पॉइंट्स हैं। प्रशासनिक कार्य में वृद्धि, जो अधिकारी होते हैं उसका काम बढ़ जाता है कि कम हो जाता है? कम हो जाता है, इसलिए ये वाला पॉइंट गलत है। बाकी अधीनस्थों का विकास भी होता है, व्यवसाय का विस्तार भी होता है और हम अच्छे निर्णय भी ले पाते हैं। सो ए इज द आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन, शहरी क्षेत्रों में लोग अत्यधिक ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थों, बोतलबंद पानी और पूरक आहार, फूड सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह कौन से व्यावसायिक पर्यावरण का उदाहरण है? लोगों की सोच में जो परिवर्तन आ रहा है, विधिक है, राजनीतिक है, आर्थिक है या सामाजिक है? सामाजिक इसका आंसर है। सेवंथ क्वेश्चन, एटीसी सर्विसेज के सीईओ राजन गोपीनाथ के भुगतान में वेतन, कमीशन और अन्य भत्ते। देखिए बेटा, वेतन, कमीशन और अन्य भत्ते भत्ते जो हैं ये प्रत्यक्ष अभिप्रेरणा का स्रोत हैं या प्रत्यक्ष भुगतान है, जबकि कंपनी अगर उसको बीमा या छुट्टियां देती है तो ये अप्रत्यक्ष में आता है। तो यहाँ पर उसने क्वेश्चन में पूछा है अप्रत्यक्ष भुगतान कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीमे का भुगतान या छुट्टियों का भुगतान। सो डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, उस प्रक्रिया का नाम बताओ। प्रक्रिया पूछी है, याद करना अपने सिलेबस में आपने कौन कौन सी प्रक्रियाएं पढ़ी हैं। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके माध्यम से एक प्रबंधक अलग अलग विभागों की गतिविधियों को एकात्मकता प्रदान करता है। ध्यान से देखो बेटा, हमने क्या परिभाषा पढ़ी थी? एक प्रक्रिया जिसके द्वारा एक अधिकारी अपने अधीनस्थों के सामूहिक प्रयासों को व्यवस्थित आने बाने में बांधता है और समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्यों में एकता लाता है। इसके अलावा हमने समन्वय की प्रकृति में पढ़ा था कि यह सामूहिक कार्यों में एकात्मकता लाता है। सो व्हाट इज द आंसर? कोऑर्डिनेशन। समन्वय इज द आंसर। इससे रिलेटेड वीडियो मैं यहाँ पर लिंक में शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको देख लेना, अच्छे से समझ लेना। नाइन्थ, एक प्रबंधक को अपने उस अधीनस्थ को दंड देने का अधिकार होना चाहिए
जो जानबूझकर वैध निर्देशों का पालन नहीं करता है। प्रबंध को अगर कुछ अधिकार होने चाहिए तो अधीनस्थ को भी अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया जाना चाहिए। यानी कि अगर हम किसी को अधिकार दे रहे हैं तो साथ के साथ में हमें उसकी जिम्मेदारी भी समझानी चाहिए कि उसका ये दायित्व बनता है कि वो अपने अधीनस्थों के लिए क्या करे। तो आपको एकदम पता चल रहा होगा प्रबंध का कौन सा सिद्धांत है यहाँ पर, अधिकार एवं उत्तरदायित्व, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, अगर एक निर्माण या संगठन में श्रम लागत में 5% तक की वृद्धि होती है तो स्वीकार्य है, लेकिन अगर 5% से ज्यादा होती है, अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 सेम डिस्कस किया, एक लिमिट तक है कोई बात नहीं, लिमिट से ज्यादा है तो उसको हम अपवाद द्वारा प्रबंध कहते हैं। तो इसका आंसर भी हमारा अपवाद द्वारा प्रबंध है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ, सॉल्यूशन का पीडीएफ और वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से निकाल के आप अपने प्रिंट आउट्स ले सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ऐसे संगठन जो विस्तार और विविधीकरण की योजना रखते हैं, आपको विस्तार भी करना है, विविधीकरण, अलग अलग तरह के उत्पाद बनाना चाहते हैं, कौन सा ढांचा, कार्यात्मक या प्रभागीय है? डेफिनेटली प्रभागीय संगठनिक ढांचा, क्योंकि एक ऐसा संगठनिक ढांचा होता है जब हम एक से ज्यादा प्रकार के उत्पादों का निर्माण कर रहे होते हैं या फिर हमारे उसमें अलग अलग उत्पादों में विविधता पाई जाती है। 11th का और पार्ट, प्रबंध के इस कार्य को बतौर एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रबंध का कार्य, जैसे उसने प्रबंध का कार्य बोला आपके दिमाग में पांचों कार्य आ जाने चाहिए। और क्या कहता है, जो योजनाओं को कार्य के स्पष्टीकरण, कार्यशैली संबंध और संसाधनों को प्रभावपूर्ण ढंग से काम पर लागू करने और चिन्हित और इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, यानी कि कार्यों के स्पष्टीकरण के लिए, कार्य कौन किसके अधीन काम करेगा, कौन क्या काम करेगा, रिसोर्सेज का एलोकेशन, ये सब चीजें कहाँ की जाती हैं? इनमें से नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, नियंत्रण। द आंसर इज संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानकों के विषय में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ये तो मुझे फर्स्ट पॉइंट पढ़ते ही समझ आ रहा है। इसमें कहता है मानक संक्षिप्त होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। गुणात्मक शब्दों में निर्धारित होने चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। पहली लाइन जब हम एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे या हम नोट्स देखेंगे जो हमने वीडियोस में शेयर किए हैं, गुणात्मक शब्द की जगह वहां पर परिमाणात्मक शब्द लिखा हुआ है। तो परिमाणात्मक मतलब होता है नापने योग्य, बाकी लचीले भी होने चाहिए, प्राप्त करने योग्य होने चाहिए, अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों में समझने योग्य भी होने चाहिए और सरल भी होने चाहिए। सो द आंसर इज ए, ये वाला कथन असत्य है। 13 से 16 के लिए हमें ये पैराग्राफ पढ़ना है। मैंने कहा था क्वेश्चन का मुखड़ा पढ़ने से पहले क्वेश्चन का दुखड़ा पढ़ेंगे। वित्तीय संस्थान से पैसा क्यों इकट्ठा करना चाहते हैं वो, पूर्वाधिकार अंश कौन सी विधि से इकट्ठे किए गए हैं, कुछ फ्लोटेशन विधियों के बारे में बात हो रही है और यहाँ पर आरओआई के बारे में बात हो रही है। अब अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन का मुखड़ा कहता है कि मान्या लिमिटेड अपने नए प्रोजेक्ट के लिए 5 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इसके लिए उसने फाइनेंशियल कंसल्टेंसी कंपनी अक्षित लिमिटेड से संपर्क किया है। ऐसा निर्णय लिया गया कि 1 करोड़ रुपए की तुरंत आवश्यकता की पूर्ति के लिए, एकदम से हमें पैसा चाहिए, कंपनी वित्तीय संस्थानों से संपर्क करेगी। तो क्यों कर रही है कंपनी वित्तीय संस्थानों से संपर्क? क्योंकि उसे तुरंत पैसे की आवश्यकता है। बाकी 2 करोड़ के लिए कंपनी अभिगोपकों की सहायता से पूर्वाधिकार अंश जारी करेगी। तो पूर्वाधिकार अंश किससे जारी कर रही है वो? अभिगोपक, अंडरराइटर्स, अंडरराइटर्स की मदद से विक्रय के लिए प्रस्ताव। फिर शेष राशि के लिए समता अंशों के माध्यम से जनता को आमंत्रित किया जाएगा। जनता को आमंत्रित करना विवरण पत्रिका के माध्यम से। निदेशक मंडल द्वारा सभी विकल्पों को स्वीकार लिया गया है। हमने कितनी फ्लोटेशन विधियां पढ़ी थी? 5, जब प्राथमिक बाजार से पूंजी एकत्रित करने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर विवरण पत्रिका जारी करते हैं, आईपीओ। अगर मध्यस्थों का सहारा लेते हैं, अभिगोपकों का सहारा लेते हैं, हम खुद सड़क पार नहीं कर सकते, किसी की मदद लेना चाहते हैं, विक्रय के लिए प्रस्ताव। अगर हम कुछ विशेष कंपनियों के पास ही जाते हैं, बीमा संस्थानों के पास ही जाते हैं, जनता के पास नहीं जाते, निजी विनियोग। पहले से मौजूद अंशधारकों को कहते हैं तुम हमारे अंश खरीद लो, अधिकार निर्गमन। और अगर यही सारी प्रक्रिया को इंटरनेट के माध्यम से किया जाए तो ईआईपीओ। अब देखिए क्वेश्चन, 1 करोड़ की धनराशि वित्तीय संस्थान से एकत्रित करने के पीछे कारण, एक तो महंगा स्रोत नहीं है और तीव्र स्रोत भी है, दोनों, ए तथा बी दोनों इसका आंसर है। 14, पूर्वाधिकार अंश से वित्त किस विधि से एकत्रित किया गया है? अभिगोपक का सहारा लिया गया है, तो विक्रय के लिए प्रस्ताव इसका आंसर है। ए पार्ट इज द आंसर। नेक्स्ट, शेष राशि के लिए जनता को आमंत्रित किया जाएगा, तो जनता को आमंत्रित करेंगे विवरण पत्रिका के माध्यम से, दिस इज द आंसर। देन हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है, आरओआई। हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, हमें प्रॉफिट दे रखा है।
कैसे निकालते हैं ROI? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। हमने रेशियो एनालिसिस वाली वीडियो में डिस्कस किया था ROI का फॉर्मूला, तब हमने डिवाइड किया इसको, 30% इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से 17 से 20 तक के क्वेश्चन के आंसर देने के लिए हमें इस पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मुखड़ा पढ़ने से पहले जरा दुखड़ा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन रिलेटेड है प्रवर्तन मिश्र के घटकों से, विपणन के कार्यों से, विपणन मिश्र के घटकों से और विपणन की अवधारणा से, विपणन दर्शन की अलग अलग अवधारणाओं से। क्लियर है? अब इसी पे हमारा आंसर फोकस रहना चाहिए। पैराग्राफ क्या कहता है? अपूर्व लिमिटेड चिकित्सा उपकरणों के वितरण से जुड़ी हुई है। कोरोना महामारी के समय में अपने लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से कंपनी ने हाल ही में ही 2000 सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले, लाभ बढ़ाना चाहते हैं क्वालिटी इंप्रूव करके, अगर गुणवत्ता पर अधिकतम गुणवत्ता द्वारा लाभ, उत्पाद की अवधारणा, जो कि ऐसा ऑक्सीमीटर आयात किया है जो कि एक चिप की सहायता से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को मापता है। उसके विपणन की रणनीति के निर्धारण के लिए कंपनी के महाप्रबंधक ने सभी क्षेत्रों के विपणन प्रमुखों की मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में दक्षिणी क्षेत्र के विपणन प्रमुख श्री अमोल ने सुझाव दिया, क्योंकि यह एक जटिल उपकरण है, इट्स कॉम्प्लेक्स, इसलिए इसकी कार्यप्रणाली समझाने के लिए उन्हें खुद अस्पतालों में जाकर स्टाफ को इसकी कार्यविधि को समझाना पड़ेगा। खुद जाते हैं, व्यक्तिगत विक्रय। अब फटाफट क्वेश्चन देखते जाते हैं। मीटिंग में दक्षिणी क्षेत्र के प्रबंधक ने कहा था कि हमें खुद जाके बेचना पड़ेगा, तो इस कथन में प्रवर्तन मिश्र के किस घटक के बारे में बात की गई है? अभी हमने बोला था व्यक्तिगत विक्रय, क्योंकि उसने कहा था खुद हमें जाना पड़ेगा। सो व्यक्तिगत विक्रय इज द आंसर। 18वां, विपणन रणनीति के निर्धारण के लिए कंपनी के महाप्रबंधक ने सभी क्षेत्रों के विपणन प्रमुखों की मीटिंग बुलाई। रणनीति कहां पर निर्धारित करते हैं हम? उसने बोला है यहाँ पर विपणन के किस कार्य की चर्चा की गई है। बहुत सारे कार्य हमने पढ़े थे। बाजार संबंधी सूचना है, नो। उत्पाद रूपांकन है, नो। विपणन नियोजन है, यस। प्रमापीकरण और ग्रेडिंग की कोई बात नहीं की जा रही है। नियोजन है, प्लानिंग है। रणनीति की बात हमेशा प्लानिंग में, नियोजन में की जाती है। सो सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक 19 में से कितने मार्क्स आ गए हैं आपके? विपणन मिश्र के किन घटकों का वर्णन यहाँ पर नहीं किया गया है? उत्पाद का किया है, स्थान का किया है, प्रवर्तन का किया है, पर मूल्य के बारे में, क्या प्राइस होगा इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। सो मूल्य इसका आंसर है। 20th क्वेश्चन, कोरोना महामारी के समय में अपने लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से कंपनी ने हाल ही में 2000 सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले, मैंने कहा था कि अधिकतम गुणवत्ता द्वारा लाभ कमाना चाहते हैं, तो ये विपणन दर्शन की कौन सी अवधारणा है? कौन सी अवधारणा है जिसमें उत्पाद की गुणवत्ता पर जोर दिया जा रहा है? उत्पाद की अवधारणा। सो द आंसर इज उत्पाद की अवधारणा। देन क्वेश्चन नंबर 21, प्रबंध के उस स्तर को पहचानिए। प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? 3, जिसका आधारभूत कार्य इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अन्य विभागों से सहयोग करना और अपने विभाग के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को सुनिश्चित करना है। देखो बेटा, एनसीईआरटी के वर्डिंग्स, अपने विभाग के लिए कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या का पता लगाना। कौन सा स्तर? मध्य स्तरीय। और इस स्तर पर कार्यरत 2 कार्य और बताने हैं प्रबंधकों के। उच्च प्रबंधकों द्वारा बनाई गई योजनाओं की व्याख्या करना, अधीनस्थों को काम सौंपना, कड़ी का काम करना और बाकी विभागों से समन्वय स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 22, सीबीएसई के प्रैक्टिकल जो भी सैंपल पेपर था उसमें भी है ये सेम क्वेश्चन। प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के बारे में बताना है हमें, प्रकोष्ठ प्रशिक्षण का वर्णन करना है और ये बताना है कि ऑन द जॉब है या ऑफ द जॉब है। ये एक्सप्लेनेशन हम प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के लिए लिख सकते हैं। विशेष कौशल हासिल करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसमें व्यक्ति किसी निपुण व्यक्ति के अधीन रहता है, जब वो सीख जाता है उसके बाद में उसको विशेषज्ञ का दर्जा मिल जाता है। आमतौर पर प्लम्बर, बिजली का काम करने वाले और लोहार का काम करने वाले लोगों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रकोष्ठ प्रशिक्षण में हमने पढ़ा था जो कार्यस्थल के जैसा ही वातावरण प्रदान किया जाता है। जब कार्य स्थिति जो होती है बहुत जटिल होती है, औजार बहुत महंगे होते हैं, हानिकारक साबित हो सकते हैं, ऐसी जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। एस्ट्रोनॉट्स, एयर होस्टेस, एनसीसी के लिए हम इस तरह के प्रकोष्ठ प्रशिक्षणों का प्रयोग कर सकते हैं। कार्यस्थल से परे ऑफ द जॉब विधि है प्रकोष्ठ प्रशिक्षण और प्रशिक्षणार्थी है ऑन द जॉब। 1 नंबर प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के एक्सप्लेनेशन के लिए, 1 नंबर प्रकोष्ठ प्रशिक्षण के एक्सप्लेनेशन के लिए, और ये ऑन द जॉब है कि ऑफ द जॉब है ये बताने का आधा आधा नंबर, टोटल 3 मार्क्स। 23rd क्वेश्चन, नियंत्रण प्रबंध का अनिवार्य या अपरिहार्य कार्य है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? हाँ, हम इस कथन से सहमत हैं। अपने उत्तर के समर्थन में 3 कारण, हमें नियंत्रण का महत्व बताना है यहाँ पर।
कितने पॉइंट्स पढ़े हैं हमने नियंत्रण के महत्व के? लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक, मानकों की यथार्थता को आंकने में सहायक, संसाधनों का कुशलतम उपयोग, अभिप्रेरणा में वृद्धि, अनुशासन में वृद्धि और समन्वय प्रदान करता है। ये इसके एक्सप्लेनेशन है। इनमें से कोई भी 3 पॉइंट्स ले सकते हैं, कोई भी 3 पॉइंट का एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर लिख सकते हैं। 23 का और पार्ट, मनु एक जेल पेन बनाने वाली कंपनी में फैक्ट्री प्रबंधक के पद पर आसीन है। उसे प्रति माह 1 लाख जेल पेन बनाने का लक्ष्य दिया गया है। मानकों का निर्धारण हो चुका है। उसे पता था कि अपेक्षित परिणामों को प्राप्त करना ही प्रबंध का लक्ष्य है, पर उसे यह नहीं पता कि यह कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है कि कार्य योजनाओं के अनुरूप हो। क्या करना चाहिए उसके लिए? यह निर्धारित करने के लिए कि कार्य योजनाओं के अनुरूप हो, उसे किस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, उसका वर्णन कीजिए और मनु का मार्गदर्शन कीजिए। क्या आंसर होगा इसका? आधा नंबर ये कहने का कि उसे नियंत्रण प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और 2.5 नंबर नियंत्रण प्रक्रिया को एक्सप्लेन करने का। 2.5 नंबर क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में 5 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट मानकों का निर्धारण करना, दूसरा वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन करना, तीसरा उनकी तुलना करना मानकों की वास्तविक प्रगति से, फिर विचलनों का पता लगाना और सुधारात्मक कार्यवाही करना। ये नियंत्रण प्रक्रिया के 5 चरण हैं। 2.5 नंबर इसके मिलेंगे। प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार में अंतर या मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में अंतर, इसके नोट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। कोई भी 3 पॉइंट्स आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, संध्या हरिसन एंटरप्राइजेज में एक सफल प्रबंधक है। उसके अधीन 10 सदस्य काम करते हैं। अपने अधीनस्थों को स्वयं लक्ष्य निर्धारित करने और स्वयं निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। उनके विचारों का आदर करती है और उनका समर्थन भी करती है ताकि वे अपना कर्तव्य पूरा कर सके और संगठनिक उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। एक होशियार प्रबंधक के रूप में वह अनौपचारिक संप्रेषण के सकारात्मक पहलुओं का इस्तेमाल करती है। वह उनके सुझावों, समस्याओं और विचारों को भी सुनती है। संध्या द्वारा अपनाई गई नेतृत्व शैली को पहचानिए और उसकी व्याख्या कीजिए। कितने तरह की नेतृत्व शैलियां पढ़ी हैं हमने? 3। कौन कौन सी? निरंकुश नेतृत्व शैली, लोकतांत्रिक और स्वतंत्र नेतृत्व शैली। कौन सी लगती है? जनतांत्रिक नेतृत्व शैली इसका आंसर है, क्योंकि इसमें अधिकारी अपने अधीनस्थों की सलाह से निर्णय लेता है। और ये डायग्राम जरूर ड्रॉ करना और ये एक्सप्लेनेशन लिखना। क्वेश्चन नंबर 26, संप्रेषण के उस प्रकार के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं की व्याख्या कीजिए जो संस्था की संरचना में आधिकारिक माध्यमों द्वारा प्रवाहित होती है। आधिकारिक माध्यम द्वारा प्रवाहित होती है, कौन सा संप्रेषण है? औपचारिक संप्रेषण। 2 उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताने हैं, 2 नेगेटिव एस्पेक्ट्स बताने हैं। नोट्स दे रखे हैं आपको इसके। 26 का और पार्ट, निर्देशन के अलग अलग तत्व पहचानने हैं। निर्देशन के कितने तत्व होते हैं? 4। कौन कौन से? पर्यवेक्षण, अभिप्रेरणा, नेतृत्व और संप्रेषण। देखते हैं इसमें से क्या क्या है। सूरज एक प्रबंध निदेशक है। अपने अधीनस्थों को संगठन में लाभ को बढ़ाने में योगदान देने के लिए लाभ में हिस्सा देने का निर्णय ले रहा है, मोटिवेट करना चाहता है, अभिप्रेरणा। सीमा एक प्रबंधक है जो संगठन में व्यक्तियों के व्यवहारों को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। व्यक्तियों के व्यवहारों को प्रभावित करने की क्षमता, नेतृत्व। 27वां क्वेश्चन बहुत लंबी चौड़ी केस स्टडी है। पहले क्वेश्चन का दुखड़ा पढ़ लें। पर्यवेक्षक के इस निर्णय से कर्मचारियों को होने वाले लाभों के बारे में बात कर रहा है। सुझाव दीजिए कि कर्मचारियों के वर्तमान ज्ञान और कौशल को कैसे बढ़ा सकता है। वर्तमान ज्ञान और कौशल में वृद्धि करने के लिए कर्मचारियों को क्या दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं। गर्व लिमिटेड के कर्मचारी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए लगाई गई कंप्यूटरीकृत मशीन पर काम नहीं कर पा रहे हैं। भाई नई चीज लगी है, काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए पर्यवेक्षक से अतिरिक्त मार्गदर्शन ले रहे हैं, जिस कारण पर्यवेक्षक पर बहुत काम का बोझ बढ़ गया है। अब उसके काम के बोझ को कम करने के लिए क्या करें? पर्यवेक्षक को सुझाव दीजिए कि वह कर्मचारियों की शिक्षा और कौशल को, यानी पर्टिकुलरली किसी विशेष कार्य को करने के लिए व्यक्ति के ज्ञान और कौशल में वृद्धि कहलाती है प्रशिक्षण। तो हमें बताना है क्या करना चाहिए, उसे प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और उससे कर्मचारियों को होने वाले लाभ, हमने पढ़ा था ना, प्रशिक्षण से संगठन को भी लाभ होता था और प्रशिक्षण से कर्मचारियों को भी लाभ होता था। यहाँ पर हमें क्या बताना है, प्रशिक्षण से कर्मचारियों को क्या क्या लाभ है। एनसीईआरटी में प्रशिक्षण के कर्मचारियों को क्या लाभ है, 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। इनमें से कोई भी 3 पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। बेहतर जीवन वृत्ति, अधिक कमाने में सहायक, दुर्घटनाओं में कमी और संतोष और मनोबल में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर के साथ में वीडियो भी शेयर करी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लेना अगर याद ना हो तो। कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले कारक या पूंजी ढांचे को प्रभावित करने वाले कारक सब डिस्कस किया हुआ है हमने पहले ही।
इन पॉइंट्स को देखेंगे क्या क्या है, लिखना उसको, हेडिंग डालना, एक्सप्लेनेशन लिखना। क्वेश्चन नंबर 29, बीकेडे उपभोक्ता वस्तुओं का एक अग्रणी स्टोर है जिसकी 34 दुकानें उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिल्ली में है। इसे पंकज ने सन 2002 में खोला था। बाहरी दिल्ली में इनके पास बाजार का बड़ा भाग है। विस्तार की संभावना को देखते हुए वह दक्षिणी दिल्ली में अपनी एक नई ब्रांच खोल रहा है। संभावित निवेशकों को अधिकतम लाभ अर्जित कराने के निर्णय को ध्यान में रखते हुए वह किसी नए प्रकार के स्रोत में निवेश करना चाहता है। नए प्रकार के स्रोत में निवेश करने के बारे में सोच रहा है। एक बार जब कंपनी ने यह निर्णय कर लिया है कि वह अपने निवेशकों को अधिकतम लाभ अर्जित कराएगी, फिर यह निर्णय भी लिया जाएगा कि वह नए प्रोजेक्ट के लिए किन किन स्रोतों से कोष एकत्रित करेगी। तो निवेश संबंधी निर्णय है, लाभ का हिस्सा देंगे, लाभांश संबंधी निर्णय है। तो वित्तीय प्रबंधक विनोद को यह बताया गया है कि एक इष्टतम पूंजी ढांचा बनाने के लिए यह आवश्यक है कि पूंजी के विभिन्न स्रोतों में इस प्रकार संतुलन बिठाया जाए कि अंशधारकों की धन संपदा में अधिकतम वृद्धि हो। पूंजी के अलग अलग स्रोतों में बैलेंस बिठाना कौन सा निर्णय? वित्तीय निर्णय। विनोद ने कंपनी के रोकड़ प्रवाह की स्थिति का भी मूल्यांकन करने के बाद में वित्त के अलग अलग स्रोतों की लागत का भी मूल्यांकन किया और हर स्रोत से जुड़े जोखिम का भी आकलन किया। अब कहता है, इस स्थिति में वर्णित दो वित्तीय निर्णयों की व्याख्या कीजिए। हमने कितने तरह के वित्तीय निर्णय पढ़े हैं? 3। कौन कौन से? निवेश संबंधी निर्णय, लाभांश संबंधी निर्णय और वित्तीय निर्णय। तो यहाँ पर वित्तीय निर्णय के बारे में चर्चा की जा रही है, लाभांश संबंधी निर्णय के बारे में चर्चा की जा रही है, वित्तीय निर्णय के बारे में चर्चा की जा रही है। इसलिए हमें दो वित्तीय निर्णयों को एक्सप्लेन करना है और उनका वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 30 स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के जो अधिकार दे रखे हैं उनको एक्सप्लेन करना है। सूचना का अधिकार और शिकायत या सुनवाई का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 31 में हेनरी फ्यूल के अलग अलग सिद्धांतों को एक्सप्लेन करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 32, यदि परियोजना अधिक महत्वपूर्ण है तो संगठन सदस्यों में परिचर्चा करके, डिस्कशन करके अधिक महत्वपूर्ण विकल्पों के बारे में विचार किया जाना चाहिए। विकल्पों की पहचान करने के लिए बोल रहा है। तो नियोजन प्रक्रिया का वो चरण पहचानिए जिसकी चर्चा की जा रही है। किसकी चर्चा की जा रही है? विकल्पों की पहचान करने की। उपरोक्त कथन में की गई और उस चरण व उसके आगे के चरणों की व्याख्या कीजिए। तो इस चरण की व्याख्या करनी, विकल्पों की पहचान की और उसके आगे के चरणों की व्याख्या करनी है। तो पहले हम वैकल्पिक विधियों की पहचान का एक्सप्लेनेशन करेंगे, फिर उसके आगे के चरण विकल्पों का मूल्यांकन करना, सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना, योजनाओं को लागू करना और अनुवर्तन, इन चारों को एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ने से पहले जरा इसका दुखड़ा पढ़ लें। पहला दुखड़ा है, अधिकार अंतरण के महत्व को प्रदर्शित करने वाले 3 बिंदु पहचानने हैं, पंक्तियां पहचाननी है। अधिकार अंतरण के महत्व याद कर लो कौन कौन से हैं। फिर संगठन के महत्व को बताने वाले 2 पॉइंट्स बताने हैं और लास्ट पैराग्राफ में क्या वर्णित किया गया है वो बताना है, वो कॉन्सेप्ट बताना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। मोटोमोबाइल बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पर्याप्त अंतरण की सहायता से सुनिश्चित हुआ कि चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए भी इन्हें अपने संगठन में से ही योग्य कर्मचारी मिल गए जो ऐसी कठिन परिस्थिति में भी प्रोजेक्ट प्रमुख की भूमिका निभा पा रहे हैं। कंपनी अपने नवीन अनुसंधानों के कारण खबरों में रहती है। उचित अंतरण के कारण वह प्रबंध के विभिन्न स्तरों पर उच्च पदाधिकारियों और अधीनस्थों के मध्य आपसी संबंधों को ठीक से परिभाषित कर पाते हैं। किस वजह से ठीक से परिभाषित कर पाते हैं? उचित अंतरण के कारण। ये अंतरण का महत्व है। परिणाम स्वरूप एक सुदृढ़ संगठन ढांचे का सृजन हुआ है और उचित अंतरण के कारण ही एक और महत्व आ गया, उचित अंतरण के कारण ही कार्यों में दोहराव नहीं है, ना ही प्रयासों में दोहरापन आया है, क्योंकि आपसी संबंधों में स्पष्टता है। ये अंतरण का दूसरा महत्व है। कंपनी अन्य प्रतियोगी कंपनियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सुव्यवस्था के कारण कंपनी की उत्पादकता में लगातार वृद्धि हो रही है। सुव्यवस्था के कारण, विशिष्ट कर्मचारियों द्वारा विशेष कार्य के निष्पादन होने के कारण, यानी कि कोई काम किसी विशेष व्यक्ति से ही करवाया जा रहा है तो हर स्तर पर विशिष्टीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। कंपनी ने वैश्विक स्तर पर कार्य करने का निर्णय लिया है, इसीलिए उसने अपनी एक शाखा स्कॉटलैंड में भी खोली है। कंपनी के सुदृढ़ संगठन के विषय में देखते हुए ऐसा सोचा जा रहा है कि वहां कार्य करने की परिस्थितियां अलग होंगी। उन परिस्थितियों के हिसाब से कंपनी ने अपनी परिस्थितियों में भी कुछ परिवर्तन किए, अपने आप को परिवर्तनों के अनुसार ढाला है। इस निर्णय को लेने के लिए बुलाई गई मीटिंग में यह निर्धारित किया गया कि अब निर्णय लेने का अधिकार
पर्यवेक्षीय स्तर तक हस्तांतरित किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि अब संगठन का आकार बहुत बड़ा हो गया है। तो निचले स्तरों तक निर्णय लेने के अधिकारों को पहुंचाना क्या कहलाता है? विकेंद्रीकरण। और ऐसा करते हुए पर्यवेक्षीय स्तर के कर्मचारियों की सहभागिता बढ़ाई जाएगी। निचले स्तरों की सहभागिता, हर वह कदम जो संगठन में अधीनस्थों की भूमिका को बढ़ाता है, विकेंद्रीकरण कहलाता है। अब अधिकार अंतरण के महत्व को प्रदर्शित करने वाले 3 बिंदुओं को पहचानना है और पंक्तियां उद्धृत करनी है। कैसे लिखेंगे आंसर? पहली पंक्ति पहचानी, उसका महत्व लिखा। दूसरी पंक्ति पहचानी, उसका महत्व का पॉइंट लिखा। तीसरी पंक्ति पहचानी, उसके महत्व का पॉइंट लिखा। तब जाके बेटे आपको फुल 3 मार्क्स मिलेंगे। सेकंड पॉइंट, पंक्तियां उद्धृत करते हुए संगठन के महत्व के 2 बिंदु बताइए। संगठन का महत्व भी ऐसे ही बताना है, सीरियल नंबर, पंक्ति और महत्व का बिंदु। जो बेटे 80 और 80 वाला पेपर जो हमने कभी देखा है, उसमें उस बच्चे ने ऐसे ही लाइंस खींच के पंक्ति, बिंदु और अगर एक्सप्लेनेशन भी मांगा है क्वेश्चन में तो एक्सप्लेनेशन का पॉइंट 4 कॉलम्स बना के उसने आंसर दिया है एंड ही गॉट फुल मार्क्स इन दैट। सो पंक्ति, विशिष्ट कर्मचारी के द्वारा डैश डैश बढ़ावा मिल रहा है, विशिष्टीकरण के लाभ भी महत्व है, इसलिए कंपनी ने डैश डैश निर्णय लिया है। परिवर्तनों का अनुकूलन, ये वाला पॉइंट यहाँ पर है। और थर्ड में पूछा गया है कि आखिरी पैराग्राफ में किस पॉइंट के बारे में चर्चा की जा रही है, उसका आंसर है विकेंद्रीकरण। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। सिर्फ आंसर आना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये देख लो, जब पंक्तियां उद्धृत करने वाला आना है तो आप कैसे लिखोगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे बेटा, उत्पाद का मूल्य निर्धारण विपणन का एक प्रभावशाली अस्त्र है, लेकिन यह कई कारकों पर निर्भर करता है। मूल्य को निर्धारण करने वाले कारक, आपको 3 कारक यहाँ बताने हैं और एक्सप्लेन करना है, या विपणन मिश्र के 4 P's को एक्सप्लेन करना है। मूल्य निर्धारण के कितने कारक पढ़े हैं हमने? उसकी लागत, उपयोगिता और मांग, प्रतियोगिता की सीमा, सरकार और कानूनी नियम, मूल्य निर्धारण के उद्देश्य या विपणन की पद्धतियां। इनमें से कोई भी 3 हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये उनके एक्सप्लेनेशंस हैं। यहाँ से नोट करना चाहो यहाँ से नोट कर सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो है, उसे देख के नोट कर सकते हो, जैसे आप कंफर्टेबल हो। और अगर विपणन मिश्र के 4 P पूछे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उत्पाद मिश्र, मूल्य मिश्र, स्थान मिश्र और प्रवर्तन मिश्र, इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को, पेपर को सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछो और वीडियो को अच्छे से देखो, ध्यान से देखो, सोल्यूशन करो बेटा और मेरे साथ शेयर करो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे।